बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करना भी मायूब समझा जाता है, और वो है बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी, जिसके लिए जो राइट वर्ड है वो है सब फर्टिलिटी। अब ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको बहुत सारे लोग, इवन मर्ज़ भी तस्लीम नहीं करते, और ये लोग जो होते हैं ये बहुत सारे घरों की बर्बादी का बाइस बनते हैं। जब वो इसको मर्ज़ तस्लीम नहीं करते तो वो फिर इसका इलाज नहीं करवाते, बल्कि इसको ठीक करने के लिए वो जादू टोने का सहारा लेते हैं, तावीज़ गंडे करवाते हैं, जिससे साहिब औलाद होना तो एक तरफ, उनके अंदर जो पेचीदगियाँ होती हैं वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में उन लोगों की भी कमी नहीं है जो कि दूसरी शादी करना ज़्यादा आसान समझते हैं इलाज करवाने से। इसके साथ साथ सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि औरतों को इसका इल्ज़ाम दे दिया जाता है विदाउट इवन कंफर्मिंग कि प्रॉब्लम किस में है, खावंद में या फिर बीवी में। सो आज हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि बांझपन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका तरीक़ा इलाज क्या है। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रही हैं जानी मानी गायनकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना चौधरी, और उनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फ़रत अरशद जो कि गायनकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर ये मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैम ने मुझे बताया था कि सब फर्टिलिटी इज़ द राइट वर्ड, और हम आइंदा से मैं चाहती हूँ कि नाजरीन हम सब लोग इनफर्टिलिटी के बजाय सब फर्टिलिटी का वर्ड इसके लिए यूज़ करें। जी मैम, तो बताइएगा कि सब फर्टिलिटी क्या है? देखिए जी, अगर एक कपल नॉर्मली इकट्ठे रह रहे हैं विद नॉर्मल रिलेशनशिप और 1 साल तक वो कंसीव ना करें, ये डेफिनेशन पहले 2 साल थी, अब उसको चेंज करके 1 साल कर दिया गया। 1 साल तक अगर उनकी प्रेगनेंसी ना हो तो इसको आप सब फर्टिलिटी लेबल करें। अच्छा मैम, ये क्यों कम क्यों कर दिया गया है टाइम पीरियड? इसलिए कि शायद 2 इयर्स, बहुत कम लोग हैं जो 2 इयर्स तक वेट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर हर चीज़ ठीक है तो 1 ईयर इज़ अ गुड इनफ टाइम पीरियड जिसमें कि आपको कंसीव कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर वो साथ अगर रह रहे आपको हैं, असिस्टेड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो। और मेरा ख्याल से हमारा ये कल्चर भी बन गया है कि हम हर चीज़ में जो है वो जल्द अज जल्द रिजल्ट्स चाहते हैं, और सब लोग पूछना शुरू हो जाते हैं। शुमाइला, यहाँ पे तो 1 महीना गुजरता है एंड द गर्ल्स आर ब्रॉट इन बाय देयर मदर इन लॉज कि जी प्रेगनेंसी नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा जी, कितना अर्सा हुआ? 1.5 महीना हो गया। चलो 1.5 महीना आप भी बेहोश हो रहे होते हैं कि अब आप क्या करें इन लोगों के साथ। लेकिन जाहिर है आपको लोगों की साइकी के साथ चलना पड़ता है, तो इसलिए यानी हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आप इसी को आप कंपेयर करें विद द वेस्टर्न वर्ल्ड तो वो हो सकता है कि 10 साल खुद भी ना करना चाहें, ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है एंड एवरीबडी वांट्स, जैसे शादी हुई एवरीबडी वांट्स कि जी बस जल्द अज जल्द पहली प्रेगनेंसी हो जाए। हाँ जी, और ऐसे भी है कि अगर 2 भाइयों की इकट्ठी शादी हुई है और एक की वाइफ ने कंसीव कर लिया है तो दूसरी बेचारी को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, और वो उल्टा और ज़्यादा स्ट्रेस में आके अगर कंसीव करना भी होता है तो क्योंकि इसमें स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। अच्छा मैम, वजूहात की हमने बात जिस तरह की कि मैंने कहा कि स्ट्रेस भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से आपकी जो फर्टिलिटी है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो वजूहात क्या क्या हैं? मर्दों में वजूहात क्या हैं, ख़वातीन में वजूहात क्या हैं? देखिए, आपने स्ट्रेस की बात की। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो कि एक इंसान के हार्मोनल लेवल्स को डीरेंज कर देता है, और दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। और कॉजेज़ में अगर हम देखे जाएं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी बस फीमेल का इलाज करा लो तो आपका सब फर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगी। नहीं, मेल भी तकरीबन इक्विवेलेंट ही उसका परसेंटेज भी आ जाती है जो उनकी वजह से नहीं हो रही होती प्रेगनेंसी। तो फीमेल में जो कॉजेज़ हैं वो यूजुअली आपके मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकते हैं, जो कि सबसे पहले आ जाता है कि उसके एग्स सही फॉर्म ना हो रहे हों। दूसरा उसका है कि उसकी ट्यूब्स ठीक ना हों, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो ट्यूब्स में ठहरती है। फिर और स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर, अदर फैक्टर, या क्रॉनिक कोई डिजीज़ जिसकी वजह से, या एंडोक्राइन डिजीज़ जैसे थायराइड है, डिफरेंट हार्मोन्स के लेवल डिफरेंट, पीसीओएस होना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये
करती हैं कि इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी कहना चाहिए, सब फर्टिलिटी, क्योंकि हमने इसको ट्रीट करना है तो वो फर्टाइल हो जाएगी। इनफर्टिलिटी तो मतलब है कि हम उसे कर ही नहीं कर सकती, और जब तक आपने टेस्ट नहीं करवाए तो आप किस तरह से ये कह सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं। और हिस्ट्री भी आल्सो सजेस्टिव ऑफ सम ऑफ द कॉजेज। इसी तरह मेल में भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं और उनकी परसेंटेज भी इक्वली होती है तकरीबन। तो हम दोनों को, और बाज़ औक़ात दोनों में थोड़ा थोड़ा कमी होती है, और उनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो हम वी कैन गेट ए गुड रिजल्ट। सही। तो मैम मर्दों में क्या वजूहात हो सकती हैं स्पेसिफिकली? मर्दों में भी स्ट्रेस, ठीक है, जहनी जो बीमारी है उसका एक फैक्टर। फिर उसके बाद उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जिसमें इरेक्टाइल प्रॉब्लम, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद अगर हम आएँ उसके सीमन पे, कि उसमें उनके काउंट कम हो सकता है, उनकी मोटिलिटी कम हो सकती है, हरकत कम है जिस्मों की, इन्फेक्शन हो सकता है। सही। ये सारी चीज़ें मेल में भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। और स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो तो हिस्ट्री। फिर आप आ जाए डायबिटीज़, वन ऑफ द कॉज जो हमारी डायबिटीज जो कि हमारे मुल्क में इतनी बहुत कॉमन हो रही है। और उसके बाद आप आ जाएं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है सीमन एनालिसिस को, जो कि ये हमारा मोस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ ये लैपटॉप इन लैब्स में रखना, और इन मोबाइल यूज़, और ये वाली सारी चीज़ें जो लाइफस्टाइल है कि सीडेंट्री सा लाइफस्टाइल हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, ये सारी तो हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत हद तक इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा मैम, जिस तरह कि हमने कहा कि मर्दों में भी बहुत सारे रीजंस हैं, इवन स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जब उनकी वाइफ्स उनको कहती हैं कि यार आप स्मोकिंग जो है वो कट डाउन करें, तो कंसीव करना तो दूर की बात है, दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं आपस में, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। दूसरा ये भी कहा जाता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई की वजह से फैमिली डिले कर देती हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो क्या ये मिथ है या ये ठीक है? शुमाइला, ये मिथ नहीं है। एक ख़ास एज है रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, चाहे वो आदमी की हो चाहे औरत की हो। औरत की थोड़ी कम है, आदमी में भी थोड़ा आगे जाके भी सीमन में अगर जान है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन औरतों की मैक्सिमम 45-46 ईयर्स तक एज होती है। अब उसमें जो बेस्ट फर्टाइल पीरियड होता है वो है बिटवीन 20 and 35 ईयर्स। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड। 35 के बाद एकदम से डिक्लाइन सा आ जाता है। ठीक है, उसमें आपको, और स्पेशली उन लोगों में जो ऑलरेडी कंसीव नहीं कर पा रहे और अब वो 35 क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो इसलिए अब चूँकि पढ़ाई की तरफ, और ये बहुत अच्छी बात है, खैर एवरीबडी शुड बी, वो कहते हैं ना, सेल्फ सफिशेंट, एंड तो उसकी तरफ जब आप जा रहे हैं, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की आप बात करें, वो 40s में जाके शादी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके थोड़े से और सिस्टम्स हैं। वो अगर उन्होंने बच्चा भी पैदा किया वो एक करेंगे, हमने अगर बच्चे भी पैदा करने, हम कहते हैं 3 नहीं तो 4 तो होने इस तरह से। ठीक है, सो यू नीड टाइम फॉर दैट। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली लाइफ भी, जैसे आप चाहते हैं कि आप अगर 2 बच्चे चाहते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम पे शादी भी हो जानी चाहिए और एक प्रॉपर टाइम पे औलाद भी पैदा कर लेनी चाहिए। दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया 35 के बाद एकदम डिक्लाइन, 40 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा, और 45 के बाद आप समझें कि बड़ी रेयरिटी है। ऑल्दो वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट्स रियली रेयर कि 45 के बाद एक औरत कंसीव करे। और कहा जाता है ना कि देयर इज राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, तो पढ़ाई का भी एक राइट टाइम है और फैमिली का भी एक राइट टाइम है। बात ये शुमाइला कि लड़कियों की आप बात ना करें। देखिए, मैं समझती हूँ जो लोग जॉब्स करते हैं, मैं स्पेशली अपने प्रोफेशन की बात करूँ, ठीक है, डॉक्टर्स की बड़ी टफ लाइफ है। लोगों को जैसी मर्जी है ग्लैमरस लग रही हो, बट डॉक्टर्स हैव अ वेरी टफ लाइफ। ऐसे ही। अच्छा, लेकिन उन्होंने उसी एज में शादी भी करनी है, उसी एज में उन्होंने बच्चा भी पैदा करना है, और उसी एज में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है। बाकी लोगों की तो पढ़ाई इंजीनियर बन गए, ख़त्म हो गई, थोड़ी बहुत हमारी तो कभी ख़त्म हमारी तो ख़त्म ही नहीं होती। हमारी तो उसके बाद शुरू होती है, वो तो पता चलता है MBBS तो कुछ भी नहीं था। तो मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक जिनी होना चाहिए ना, विच इज़ केपेबल, इसलिए कि जो चीज़ छोड़ दोगे वही रह जाएगी। तो इसलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि द गर्ल्स शुड नो दिस, और उनको ये सब चीज़ें साथ लेके चलनी है।
प्रोफेशन भी अगर आप छोड़ देते हैं इस एज में, आप बाद में जाके कभी दोबारा से वो रातों की ड्यूटीज़ और दिन की और इवनिंग्स आप नहीं कर सकते जो आप एक कंटिन्यूटी में करते हैं। शादी छोड़ देते हैं वो रह जाती है, क्योंकि जाहिर है अब आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गए, अब आप किसी लोअर लेवल के बंदे के साथ करना भी नहीं चाहते। बच्चा छोड़ देते हैं तो बच्चा रह जाता है। मैम आप मुझे हंसा रही हैं प्रोग्राम में, और मेरे जो बच्चे हैं जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो कहते हैं कि मम्मा आप क्या कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ मैं बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी अरसे तक बड़ा आदमी बनने की और फिर भी बड़ा आदमी नहीं बन पाते। आप जिस भी स्टेज पे पहुंच जाए यू मस्ट कीप योरसेल्फ अप टू डेट। सही है। तो इसलिए, और तो जाहिर है ये तो मैं अपने प्रोफेशन की बात करें, ठीक है। बाकी भी अगर आप देखें प्रोफेशनल, अगर कोई भी लड़की किसी भी प्रोफेशन में होगी उसके ऊपर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे मुल्क में ये चीज़ तो थोड़ी चेंज हो रही है कि हाँ लोगों को, लड़कियों को पढ़ने दिया जा रहा है, वो काम भी कर रही हैं, लेकिन बाकी चीज़ें चेंज नहीं हो रही। घर की सारी जिम्मेदारी अभी भी उनके ऊपर है। ये नहीं है कि आपका हस्बैंड खड़ा होकर बर्तन धोना शुरू कर देगा, ठीक है। वो इंतज़ार करेंगे, आप आएंगे, आप ही खाना बनाएंगे, आप ही बर्तन धोएंगे, चाहे आप इक्वल काम करें। सो दैट एड्स टू द स्ट्रेस। बिल्कुल, और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि वर्क स्ट्रेस भी है, पढ़ाई का स्ट्रेस भी है, फैमिली स्ट्रेस भी है। एब्सोल्युटली। और तीसरी चीज़ ये कि जो आपने पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बात की, वो तो आजकल एपिडेमिक है, ठीक है। और उसकी वजह क्या, आप सच अगर पूछें तो व्हेन वी वर डूइंग पीजीशिप हमें तो पता ही नहीं था पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और हम जो किताबों में था ना इतनी सी चीज़ थी वो। बिल्कुल। अब मैं समझती हूँ कि सब फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल इसका है, ठीक है। और वो क्यों है, हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स, जिसमें पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और चिप्स, और इनसे नीचे तो हम आते ही नहीं बच्चे हमारे। सही है। आई मीन उनसे नॉर्मल खाना तो खाया ही नहीं जाता। हाँ जी। ये वाला हो गया, और उसमें कसूर तो पेरेंट्स का है, हमारा है, लेकिन उनको डाल दिया उस पे, अब वो वही खाते हैं। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हर वक्त मोबाइल पे हैं, हर वक्त या टीवी पे या मोबाइल पे। आई मीन दे हैव नथिंग एल्स टू डू। या गेम्स भी खेलेंगे तो इंडोर गेम्स खेलेंगे, इंडोर गेम्स, आउटडोर तो गेम्स ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन की वजह से आप कंसीव नहीं कर रहे होते। इट्स अ विशियस सर्कल। वेट गेन की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज और ज़्यादा वो हो जाती हैं, अपने फॉर्म में आ जाती हैं, वो और ज़्यादा हार्मोन्स ख़राब करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, आके कहेंगे कि जी आप हार्मोन्स के टेस्ट करा लें। अब हार्मोन्स के टेस्ट डज नॉट मीन कि आपके वो ऐसे खराब नहीं होते हैं, ठीक है। उनका आपस में रिलेशनशिप खराब होता है, उनका रेशियो नहीं ठीक होता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। वो कहेंगे कि जी हमारे टेस्ट भी ठीक हैं, फिर जनाब ये है, ये नहीं हो रहा, पीरियड्स नहीं आ रहे या जो भी। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आर वेरी कॉमन विद दिस, ठीक है। उसके बाद इनफर्टिलिटी इज वेरी कॉमन, फिर लेटर एज में चल के मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें डायबिटीज है, जिसमें हाइपरटेंशन है, ये तो इसको आपने कट डाउन करना है। और इसी वजह से सब फर्टिलिटी में इजाफा देखने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। अच्छा मैम ने बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहिबा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि पोलियो के जो कतरे हैं वो सब फर्टिलिटी कॉज करते हैं, तो इसमें किस कदर हकीकत है? ऐसे मेरे ख्याल से तो ये मिथ है। बिल्कुल मिथ है, मिथ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप आवाम को क्लैरिफाई कर दें। बिल्कुल, 100% मिथ है, 100% मिथ है, क्योंकि ना सबने पिए हुए हैं ना, सिर्फ एक आपने देखा होगा ज़्यादातर एक ख़ास इलाके के लोग कह रहे होते हैं, हालांकि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी अच्छा है हमारे पाकिस्तान में, और बाकी लोगों ने भी तो पिए हैं ना। और मैम कोरोना वैक्सीन के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि आप इससे कंसीव नहीं कर सकेंगे, तो जो अच्छी चीज आती है उसके बारे में मिथ्स पहले बन जाते हैं। तो दिस इज मिथ, ये क्योंकि वो जैसे फर्क वाली बात है। देखें, अब पोलियो वायरस के जो भी पीने वाले हैं, ओरल ड्रॉप्स हैं या इंजेक्टेबल्स हैं, वो सब बच्चों को लगते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ हैं जो रिफ्यूज करते हैं वो। अच्छा, अब सबको लगे हैं तो क्या पूरे पाकिस्तान की सब फर्टिलिटी? हाँ, ये भी तो देखें हमारे यहाँ तो ब्लास्ट हुआ है फर्टिलिटी का। अच्छा, ये भी बड़ा कॉमनली पाया जाता है कि अपने आप को ब्लेम करने की बजाय दूसरों को ब्लेम कर दो, अपनी डाइट को चेंज करने की बजाय, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की बजाय पोलियो के कतरे आसान है उनको जिम्मेदार ठहराना, और इसी तरह वैक्सीन को भी। अच्छा मैम, टेस्ट क्या क्या करवाए जाते हैं? मर्दों के कौन से होते हैं, ख़वातीन के कौन से होते हैं इनफर्टिलिटी जब होती है? तो देखें, टेस्ट मतलब इनफर्टिलिटी, अगर कोई एक पेशेंट, जैसे मैडम ने कहा कि 2 महीने बाद आके वो कहते हैं जी हम तो अभी तो कंसेप्शन ही नहीं हुई, तो बस इनफर्टिलिटी हो गई, तो उसमें हमें बेसिकली टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
हिस्ट्री जो पेशेंट की सजेस्टिव हो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें वहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम समझते हैं हमने हिस्ट्री ली और एवरीथिंग इज़, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, उन्हें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी वेट, BMI वो बहुत काउंट करता है ना, PCOS की भी जैसे बात हो रही है, वो सब कुछ ठीक है, तो हम उनको जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या चीज़ जो है वो इनफर्टिलिटी ये सब फर्टिलिटी को एनहेंस करेगी, कौन से डेज़ हैं हर मतलब जो कि फर्टाइल डेज़ हैं, ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, उन्हें लाइफस्टाइल की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि ये वाला लाइफस्टाइल आप अपनाएंगे तो आपकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है और यंग बच्चे हैं तो यस हमें तब इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, या फिर अगर जैसे आपने कहा कि अपने कैरियर के लिए डिले कर लेते हैं हम अपनी ये चाइल्ड बेयरिंग को, तो उसमें अगर एज ज़्यादा है फीमेल की ख़ास तौर पे, मेल की भी, तो फिर आप जल्दी आप फिर 1 साल का भी इंतज़ार ना करें, ठीक है, तो फिर आप इन्वेस्टिगेट कर अगर वो 39 इयर्स पे उसकी शादी हुई है, लेट शादी की अब अगर वो 2 महीने के बाद आ गए हैं तो ये नहीं है कि नहीं हम 1 ईयर का वो रखेंगे, यू मस्ट इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट आप इन द मीन टाइम करवा लें, जस्ट रीअश्योर देम एंड वेट। ठीक है। अच्छा मैम, न्यूट्रिशन का भी कोई रोल है? जिस तरह कि आपने कहा कि एक तो हम जंक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अगर पेशेंट का ठीक नहीं है, वो हेल्दी ग़िज़ा नहीं ले रही है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। और मल्टी वाइटामिन्स और फॉलिक एसिड का कितना रोल है? मतलब इन द मीन टाइम हम ये तो कर सकते हैं कि मल्टी वाइटामिन्स शुरू करवा दें, फॉलिक एसिड शुरू करवा दें, व्हाट डू यू थिंक? देखिए बात ये है कि इसका रोल फॉलिक एसिड का, मल्टीविटामिन्स का एक हेल्दी बच्चे की प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो अगर एक बंदा कंसीव करने के लिए आया है तो दीज आर द थिंग्स जो आपको स्टार्ट करा देनी चाहिए। ओके। इसके अलावा ये कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो एक ओवरऑल हेल्थ है जो मैटर करेगी, और जाहिर है वो सब फर्टिलिटी कॉज करेगी बोथ इन द फीमेल एज वेल एज इन द मेल। अगर उसकी भी हेल्थ ठीक नहीं है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो शामिल हो सकती हैं, जैसे आपकी बहुत पुअर न्यूट्रिशन है तो ज़ाहिर है एग्स भी आपके इफ़ेक्ट होंगे, स्पर्म्स भी आपके इफ़ेक्ट होंगे, आपकी जनरल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। ट्यूबरक्लोसिस हमारे मुल्क में बड़ी कॉमन है, ठीक है, बिल्कुल, और वो लोगों को पता भी नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा कॉज है। और इस कॉज में तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का भी फेलियर है, सो दैट इज़ अ सैड इवेंट, ठीक है। तो अगर लड़कियों को है तो प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। तो इस तरह की यानी इल हेल्थ, जनरल इल हेल्थ डेफिनेटली सब फर्टिलिटी कॉज करता है। अच्छा, तो मैम फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? ऑलराइट, देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ये है कि सबसे पहले तो आपने कॉज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 40% जो हैं मेल फैक्टर आता है और 40% फीमेल फैक्टर आता है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है टू अंडरस्टैंड कि 40% मेल फैक्टर है और 40% ये, और बाकी जो 15 से 20% है वो अनएक्सप्लेन्ड है सब फर्टिलिटी, उसमें कोई कॉज नहीं है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन बस जब खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन ये कि अब तो जो आपने इन्वेस्टिगेशंस कराई, फीमेल्स की हार्मोन्स होते हैं कुछ जो कराते हैं, और मेल का सीमन है, ठीक है, बाकी हिस्ट्री के अलावा सारा। अब अगर सीमन एनालिसिस में आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या आपके हार्मोन्स में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन प्रोलैक्टिन भी है और उसका भी स्ट्रेस के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, उसका PCOS के साथ भी, और वो सब फर्टिलिटी भी कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह थायराइड हार्मोन है, वो भी सब फर्टिलिटी कॉज कर सकता है। तो अगर आपकी कोई हार्मोन्स में ऐसी प्रॉब्लम है फिर तो ज़ाहिर है आप ट्रीटमेंट उसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी अगर फीमेल फैक्टर है तो उसमें यूजुअली ये होता है कि या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, या आपके एग्स नहीं बन रहे। एग्स नहीं बन रहे तो आप ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें पहले टैबलेट्स होती हैं, अगर उसके साथ बन जाते हैं तो ठीक है, अगर उसके साथ नहीं बन रहे यू गो ऑन टू इंजेक्शंस, अगर उसके साथ भी नहीं बन रहे तो आपको उनकी डोज बढ़ानी पड़ती है। लेकिन अब अगली चीज़ ये है कि अगर आप 3-4 साइकिल्स आप समझ रहे हैं कि एग्स ठीक नहीं बन रहे और आपने 3-4 साइकिल्स ट्रीटमेंट दी और नहीं हो रहा, तो फिर बेहतर ये है कि पहले ट्यूब टेस्ट करें। अच्छा, ठीक है, और ट्यूब टेस्ट के 2-3 तरीके होते हैं जिसमें लेप्रोस्कोपी सबसे बेहतर कंसिडर की जाती है, लेकिन एक एक्सरे भी है जो कि किया जा सकता है और उससे पता चल जाता है कि ट्यूब्स आपकी पेटेंट हैं या नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि ट्यूबल पेटेंसी बहुत ज़रूरी है। अब अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो फिर स्वाय आर्टिफिशियल
रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के, जिसको आप इक्सी बोलते हैं या IVF बोलते हैं या आम इस्तेलाह में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, उसके ऊपर भी लोगों के बड़े मिथ्स हैं। लेकिन ये कि स्वाय उसके फिर और कोई तरीका नहीं रह जाता आपको प्रेगनेंसी करने का। सही, सही। इसी तरह से अगर मेल सीमन में प्रॉब्लम है, जैसे उसकी मोटिलिटी ठीक नहीं है या स्पर्म काउंट बहुत कम है, उसमें भी स्वाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्फेक्शन आपने ट्रीट की या कुछ मेडिसिन हैं जो आप देते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूसली वो ख़राब रहता है तो फिर स्वाय ART के, ART इज अगेन टेस्ट ट्यूब बेबी, और वो तो आपको फिर वो करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर फरब, IVF के बारे में आप ज़रा डिटेल में बताइएगा कि ये किस तरह से होती है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, लोग इससे बड़ा घबराते भी हैं, कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो क्या वाकई ऐसा है? इसके लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? व्हाट डू यू रिकमेंड? बिल्कुल, देखें अगर कॉज जैसे मैडम ने कहा कि ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं तो प्रेगनेंसी तो ट्यूब में ही ठहरनी है। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो फिर प्रेगनेंसी का चांस बेशक एग बन रहा हो और कोई रास्ता नहीं है, तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा इसमें और कोई रास्ता नहीं है। अब इसमें रिफाइंड हो गई हैं और चीज़ें जिसको हम इक्सी कहते हैं। उसमें IVF में तो हम स्पर्म और एग को एक डिश में डाल दिया, वो आपस में मिले, और जब वो मिल गया, एम्ब्रियो बन गया, तो हमने उसको फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया। जो इक्सी है उसमें वो ज़रा और रिफाइंड हो गई। वो ये है कि उसमें आपने एग, जाहिर है एक पूरा प्रोसेस होता है तकरीबन 12-15 दिन का, जिसमें हम इंजेक्शंस दे के उनके फ़ीमेल के एग बनाते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हम अंडर एनेस्थीसिया हम उनको रिट्रीव करते हैं, निकाल लेते हैं, चाहे 10 निकलें, चाहे 2 निकलें, चाहे 4 निकलें, इट डिपेंड्स। और फिर उसके बाद मेल का हम सैंपल लेके उसके सीमन में से एक स्पर्म उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, एग के अंदर। अच्छा। एक एग और एक स्पर्म, ये हम खुद करते हैं, ठीक है, यानी वहाँ पर वो फर्टिलाइज हो जाएगा। वो तो हमने मिलाया था ना, डिश में रख दिया, साथ के खुद मिल उन्हें खुद छोड़ दिया था, इधर आप करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंजेक्ट कर दिया और फिर वो एम्ब्रियोज बन गए। तो फिर हमने उनको अकॉर्डिंगली उसकी यूट्रस की लेयर तैयार की, प्रेपरेशन उसके लिए भी की जाती है ज़ाहिर है साथ साथ, और फिर उसको हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र रख देते हैं और फिर उसके बाद सपोर्ट देते हैं। ज़ाहिर है कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ की जाती है। मिथ्स जो हैं, ज़्यादा मिथ्स भी नहीं, कंसर्न है रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ से बहुत, कि जी ये क्या किया जाता है, पता नहीं किसी का भी डाल दें, क्या कर दें। तो ऐसा मैं जैसे काम अब कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा इस चीज़ को, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में तो बहुत कुछ हो रहा है, डोनर एग्स हैं, डोनर स्पर्म्स हैं। हमारे मुल्क में स्पेशली इस बात का ख्याल बहुत ख्याल रखा जाता है और इस चीज़ को उस पर हमें मना कर दिया जाता है। हर इंसान है, इंसान शर उसके जहन में आता है, आके बहुत सारे लोग कहते भी हैं, लेकिन हम उसको आमतौर पे क्या मना ही करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ किया जाता है। और इसमें फ़ीमेल जो हस्बैंड और वाइफ हैं, उन्हीं के एग्स और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करके और वो सही। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330-414-9010। इस पर भी आप हमें सवालात भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।